हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं। ये जो भी प्रश्न है ये लगातार 3-4 साल से आ रहे हैं, ठीक है। और 2025 में भी आने की संभावना है, ठीक है। ये जो भी प्रश्न है ये 2-2 नंबर का प्रश्न है और एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आप एक बार पढ़े और इसको क्या कर लें, याद कर लें, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको पता चले कि मेरा कंटेंट दिया हुआ आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हम आगे और मेहनत करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और PYQ होंगे। बाकी इस चैनल पर अंशाल्व चल रहे हैं। यदि आप मैथ को अच्छे से करना चाहते हैं तो मैथ का अंशाल्व चल रहा है, सामाजिक विज्ञान का अंशाल्व चल रहा है, बाकी और भी साइंस का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। सभी वीडियो का जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराए हैं हमने, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम पहला प्रश्न बताते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो पहले हमने लिख दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, ठीक है ना। देखिए, आपको आंसर लिखना है कि असहयोग आंदोलन 1920 में घटना के कारण वापस आया। जो असहयोग आंदोलन है ये 1922 वापस लिया गया और किस कारण लिया गया, चौरी चौरा की जब घटना हुई उसी कारण क्या किया गया, इसको वापस लिया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1922 में क्या हुआ, ये आंदोलन को वापस लिया गया और क्यों लिया गया, चौरी चौरा की घटना के कारण इसको वापस लिया गया, ठीक है। मात्र 2 लाइन लिखना है आपको, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 2 लाइन नहीं, 1.5 लाइन ही है, आप अच्छे से याद, अभी आपको याद हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या करे बाबू, दूसरा प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। इसकी इसकी कोई एक शर्त बताइए। देखिए गांधी इरविन समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 प्रश्न, आपको याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ठीक। और इसकी कोई एक शर्त बताइए, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, उत्तर में ध्यान समझिएगा। देखिए क्या लिखना है आपको कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के बीच, जो इरविन एक व्यक्ति थे और गांधी जी के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था बाबू, एक समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि, देखिएगा पूरा देख लीजिए, सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे, ठीक ना। एक बार समझिएगा कि जो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, ये इरविन गांधी समझौता क्या हुआ कब, 5 मार्च 1931 कब हुआ बाबू, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था, गांधी जी और इरविन, याद रखिएगा गांधी जी और इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। बस आपको इतना लिखना है, आपका 2 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, धात्विक खनिज किसे कहते हैं। ये भूगोल से आपका चैप्टर है, ठीक ना। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, आप इसको देखिए, ठीक है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, देखिए धात्विक खनिज के देखिए क्या है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिन खनिजों से क्या होता है, धातु प्राप्त होती है जिनमें चमक होती है, क्या होती है वो चमक होती है, तथा जिनमें कूट पीट कर चादरों के रूप में क्या कर ढाला जा सकता है और तारों के रूप में मोड़ा जा सकता है या खींचा जा सकता है, आप लिख सकते हैं खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। एक बार और पढ़िए बाबू, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होते हैं, ऐसा खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है, में चमक होती है, जिन्हें पीट पीट कर चादरों के रूप में, ठीक ना, रूप में डाला जा सकता है और तारों के रूप में मोड़ा जा सकता है या खींचा जा सकता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। इतना आसान टॉपिक है कि आप एक बार में इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम लिए हुए आपका हम अच्छे प्रश्नों को करा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको क्या लिखना है, देखिएगा कि आपको लिखना है कि ऊर्जा के
वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल में किया जा सकता है, प्राचीन काल से किया जा रहा है, ऐसा स्रोत बाबू जिनका हम उपयोग क्या कर रहे हैं, बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से क्या कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। अब आप कोई दो परंपरागत स्रोत का नाम बताइए, आप खुद बताइए कि आप ऐसा किसी स्रोत का नाम बताइए जो आप बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, बताइए। मैं एक बताता हूँ आपको, कोयला। क्या है? कोयला एक बहुत ही पुराना क्या है, परंपरागत स्रोत है, ठीक ना। ठीक है, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, यदि आप वीडियो को यहाँ तक देखें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। आपको अच्छा रहा, आपको इम्पोर्टेंट है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण आपको देना है जो आप बहुत पहले से क्या कर रहे हैं, उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। अगला 5वां प्रश्न आपका है कि नारीवाद आंदोलन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा कि नारीवाद आंदोलन क्या है, ठीक है। देखिए नारीवाद आंदोलन क्या है, ठीक है। कह रहा है कि महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को, पढ़िए एक बार और, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, किसके लिए बाबू, ऊंचा उठाने के लिए। मान लीजिए पहले के समय में क्या होता था, महिलाओं को पूरा छूट नहीं था, ठीक है, बहुत से कार्य होते हैं जो महिलाएं नहीं कर सकती थी, ठीक। लेकिन उसी को ऊंचा करने के लिए, ठीक ना, क्या किया गया, नारीवाद आंदोलन किया गया, ठीक है। ठीक है, तो क्या लगा, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने और उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। देखिए ध्यान समझिएगा बाबू, समझिएगा क्या कह रहा है बाबू, आराम से पढ़िएगा। कह रहा है कि उनके, देखिए, एक वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए और उनके शिक्षा, क्योंकि पहले जानते थे पहले नारियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, ठीक है, उनको शिक्षा लेने का कोई हक नहीं था, ठीक है। तो शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग की, ठीक है ना। उन्होंने कहा गया कि हम नारी हैं तो हम भी शिक्षा लेंगे, ग्रहण करेंगे, हमको भी रोजगार चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने, मतलब जितना पुरुष को मिलना चाहिए उतना स्त्री को मिलना चाहिए, उसके लिए क्या किया गया, नारीवाद आंदोलन किया गया, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये आपका इंपॉर्टेंट कर रहा है कि ये तो आप जानते ही होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये 2020 में भी आया है, ठीक है, और 2022 में भी आया है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा इसको, कह रहा है कि भारत के दो पड़ोसी देशों का नाम बताइए। भारत के दो पड़ोसी देश का नाम बताइए, एकदम आसान है, इसको तो आप अभी याद कर लीजिएगा। भारत के दो पड़ोसी देश का क्या नाम है, श्रीलंका और नेपाल, ठीक ना। और एक आप अपने मन से बताइए कमेंट बॉक्स में, दो पूछा है लेकिन आपको तीसरा बताना है कि तीसरा भारत के कौन सा ऐसा देश है जो पड़ोसी देश है, ठीक है। तो आप क्या देखिए, पहला क्या है श्रीलंका, दूसरा क्या है नेपाल, ये क्या है, सब भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए। किसका अर्थ बताना है, लोकतंत्र का। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है ये आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी शासन, ध्यान से, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिनमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था तो बाबू जिसमें क्या करते हैं, हम लोग खुद क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में होता है प्रधान के चुनाव, तो आप खुद चुनते हैं, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो वही क्या होता है कि लोकतंत्र का अर्थ हो जाता है कि जो खुद लोग अपने द्वारा चुनते हैं, ठीक है, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि जनता के ये नहीं रहेगा, हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं, ठीक है। ध्यान, जैसे क्या हुआ, जैसे अभी चुनाव होगा तो आप क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे कि नहीं हमारे उसे ये रहेंगे। अब जब आप उनको चुने प्रतिनिधियों को, तो क्या करेंगे, जब वो जीत जाएंगे तो आपके क्या करेंगे, आपकी बातों को ध्यान में रख क्या करेंगे, उसके लिए कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वही क्या होता है, यही लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों द्वारा चुने गए तंत्र, ठीक ना, मतलब जो लोग खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उन्हें बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। तो बाकी आज तो लोकतंत्र ही चल रहा है, ठीक है। अभी आप चुनाव हुआ है तो आप अपने प्रतिनिधियों को, जो भी आपके घर के लोग चुने होंगे, ठीक है। तो चलिए
अभी इस वीडियो में हम लोग 7 प्रश्न जानते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं आप उसको कॉपी में लिखिए, याद करिए और उसको समझिए कि क्या है प्रश्न कर रहा है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए सभी प्रश्न, आप लोग एक बार देख लीजिए सभी प्रश्नों को, ठीक। हाँ देखिए सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा बाबू और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप अपना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।